आज की हमारी कहानी है बड़े घर की बेटी, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था और उसकी जगह पर एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम सिरकन सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताजा दूध उठकर सवेरे पी जाता। सिरकन सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन्हीं 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वेद ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से भी बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। सिरकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वो बड़े उत्साह से रामलीला में शामिल होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय पर उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकारे, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग के पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियां हुई और देवयोग से सबकी सब जीवित रही। पहले उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, और 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे। इसका विवाह कहाँ करें? न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन सिरकन सिंह उनके पास किसी चंदे के रुपये मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिस गए और धूमधाम से सिरकन सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया।
आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिमटाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई और यहाँ नाम मात्र को भी नहीं। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक नहीं। रेशमी स्लीपर साथ लाई, पर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती का गृहस्थी का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना दिया था, मानो उसने विलासा के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भाव से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उनकी राह देख रही। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक था। बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने को बैठा। दाल में देखा तो घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह सुदा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई और तिनक कर बोला, मैं तो चाहे घी की नदियां बहती हो। कदाचित स्त्रियां गाली सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उसे नहीं सही। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाही कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच दो। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ उजर ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान में भूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ा रोकी, सिर बस गया, अंगुली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। कदाचित स्त्री का बल, साहस, मान, मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल पुरुषार्थ का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर। दोस्तों, आपको बड़े घर की बेटी का पहला एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।